हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिक्षा सारथी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इस चैनल में डीईसी की पढ़ाई कर रहे थे। डीईसी 1, 2, 3 तीनों पेपर्स के हमने कुछ पोर्शंस को कवर किया है। तो आज हम लोग जहां हम लोगों ने छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। डीईसी 1 के यूनिट 7 को हम लोग कर रहे थे, ब्लॉक 2 के यूनिट 7 को हम लोग कर रहे थे। तो यूनिट 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल, मोटर एंड सेंसरी डेवलपमेंट। ठीक है, अब है कि किस तरीके से फिज़िकल, मोटर और सेंसरी एबिलिटी जो है किसी बच्चे की मदद करती है। फिज़िकल क्या है कि कैसे उसके बॉडी का विकास हो रहा है, हाथ पैर लंबे हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मोटर है कि उसके जो हाथ पैर की उंगलियां हैं, है ना, और वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। उसके जो इंद्रियां हैं उसकी जो है ना, आँख अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, वो सब हाथ पैर की मांसपेशियाँ अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। फिज़िकल तो हुआ कि शरीर अच्छे से लंबा हो रहा है कि नहीं, शरीर ग्रो कर रहा है कि नहीं। मोटर हुआ कि हाथ पैर अच्छे से, हाथ पैर की उंगलियां, उनकी मांसपेशियाँ अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। इसी तरह सेंसरी एबिलिटी जो है बच्चे की, देखने की, सुनने की, सूंघने की, टेस्ट करने की क्षमता ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी अगर क्षमताएं बच्चे में विकसित हो जाए तो वो किस तरह बच्चे को मदद करेगी। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे का मोटर स्किल्स बढ़ेगा, मतलब वो मान लीजिए पांचों उंगलियों से सामान पकड़ना सीख रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे वो अपनी उंगलियों का, हाथों का, पैरों का इस्तेमाल अच्छे से करना सीखने लगेगा, ठीक से चलना सीखने लगेगा। हाँ, और जैसे जैसे उसकी तेज़ी से उसका रैपिड फिजिकल ग्रोथ होगा, उसके शारीरिक विकास तेज़ी से जैसे जैसे होगा, उसके सेंस ऑर्गन जितने रिफाइन होंगे और उसको क्लियर दिखने लगेगा, अच्छे से वो सुन पाने लगेगा। हाँ, जितना उसका सेंस ऑर्गन सब अच्छे से काम करने लगेगा तो उसी हिसाब से बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता जाएगा। ठीक है, वो जितनी गतिविधियाँ पहले कर रहा था अभी उससे ज़्यादा गतिविधियाँ वह करने लगेगा। जैसे जैसे उसकी जो है इन सब चीज़ों में विकास होगा, मोटर स्किल्स उसका बढ़ेगा, सूक्ष्म मोटर विकास, सकल मोटर विकास, है ना, ये सब उसका जैसे जैसे बढ़ेगा। और उसके जो है शारीरिक विकास अच्छे से होगा, उसके सेंस ऑर्गन्स अच्छे से काम करने लगेंगे, तो जो है वो बच्चा भी शारीरिक गतिविधियाँ बढ़ा देगा। ठीक है, उस बच्ची को या बच्चे को ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी मूवमेंट का। जब वो अच्छे से चलने लगेगा तो वो, जब पहले तो वो घुटनों के बल चल रहा था, रेंग के चल रहा था, उसके जब वो खड़ा होकर चलने लगा तो उसे ज़्यादा स्वतंत्रता मिली, तो अब वो दूसरे रूम में भी जा पाएगा। ठीक है, वह जो है थोड़ा लंबा हो गया है तो वो दूर दूर के वस्तुओं को भी उठा पाएगा, उनको अलग तरीके से अपने उंगलियों का इस्तेमाल करके उनको खोल बंद भी कर पाएगा कुछ चीज़ों को। ठीक है, और मान लीजिए उसकी माता दूसरे रूम में है तो वह पहले इंतज़ार करता था कि माता उसके पास आए, क्योंकि वह बच्चा चल के नहीं जा पाता था। अब वह खुद ही चल के अपनी माता के पास चला जाएगा। ठीक है, उसको और इंतज़ार नहीं करना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि उसके मस्तिष्क का भी विकास हो रहा है, तेज़ी से उसकी मस्तिष्क का भी विकास हो रहा है, उसके ब्रेन का भी विकास हो रहा है। तो उससे जो है वो अब समझ पा रहा है, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को समझ पा रहा है, आसपास के जो घटनाएं हो रही हैं उसके आसपास, वो उसको समझ पा रहा है कि हाँ, माता किचन में खाना बना रही है, पिताजी काम कर रहे हैं, सब धीरे धीरे वो समझने लगता है। ये उसका ब्रेन का भी विकास हो रहा है। ठीक है, यह एक बहुत ही साधारण सा दृश्य है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई एक बेबी जो है, कोई एक छोटा बच्चा जो है, वह कुछ नया खिलौना उठाता है और जाके अपनी माँ को दिखाता है, और अपनी माँ या फिर अपनी माँ से उस बारे में बोलता है, माँ देखो डॉल बॉल जो भी है, अगर उसको पता है कि वह क्या है, अपनी माँ को दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है छोटा बच्चा जो है वो सीखता है, अपने माइंड में आइडियाज़ उसके आते हैं। ठीक है, कि उसके आसपास की जो वस्तुएं हैं वो कैसी हैं, उन आइडियाज़ के, उसके बारे में उसके माइंड में एक आइडिया आता है, और वह भाषा को भी अटेंड करता है। मतलब उसकी माँ जब बोलती है कि यह एक बॉल है, तो वो उस भाषा को कैच करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट बार वो खुद ही बोलेगा यह एक बॉल है। ठीक है, धीरे धीरे बच्चा जो है जब नया नया स्किल्स मास्टर करने लगेगा, नई नई चीज़ें सीखने लगेगा, नई नई चीज़ें मतलब कि बच्चा अब थोड़ा दौड़ पाने लगेगा जब, हाँ, या फिर भारी कुछ दोनों हाथों का इस्तेमाल करके कुछ सामान उठाने लगेगा, यानी नया नया स्किल्स, नई नई क्षमताओं का जब उसमें विकास होगा तब उसको अपने बारे में पॉजिटिव फीलिंग आने लगता है बच्चा को।
ठीक है। वो अपने बारे में सकारात्मक सोच डेवलप करने लगता है, उसको लगने लगता है कि हाँ वो बहुत सारे चीज़ कर सकता है और अपने आसपास की घटनाओं को कंट्रोल कर सकता है। पहले जैसे उसके हाथ से ग्लास गिर जाता था, मतलब पानी का ग्लास, अब नहीं गिर रहा है, वह उसको कंट्रोल कर पा रहा है क्योंकि वह ठीक से पकड़ पा रहा है। पहले वो जानता था कि जैसे कि अब उसे यह पता है कि वह थोड़ी ऊपर रखे सामान को या दूर में रखे सामान को भी ला सकता है अपने पास और उसके साथ खेल सकता है, ठीक है। तो इन सारी छोटी छोटी जो घटनाएं होती है, इसके साथ क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है ना, बच्चे में स्वतंत्रता की भावना आने लगती है, उसका अपना जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है बच्चा का। और जो अब है, अब उसके भीतर सेल्फ कॉन्सेप्ट का नींव रखा जा रहा है, ठीक है, कि अब वह अपने आप को भी समझ रहा है। जिस तरह वह पहले देख रहा है कि बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उसी तरह वह अपने आप को भी अब समझ पा रहा है, क्योंकि अब वह बहुत सारी चीज़ें खुद कर पा रहा है, तो उसमें विकास हो रहा है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने आप को समझने की भी शक्ति उसमें आ रही है, उसमें उसकी नींव पड़ गई है कि वह भी एक मनुष्य है जो बाकियों के बराबर ही कैपेबल है। फिर जो है तीसरा क्या बात है कि जैसे जैसे यह जो बदलाव हो रहा है, उसमें शारीरिक विकास हो रहा है, मोटर विकास हो रहा है, या सेंसरी स्किल्स, मतलब कि उसकी इंद्रियों का विकास हो रहा है, और तो है उसी हिसाब से बच्चा जो है अपने आसपास के लोगों के साथ रिस्पॉन्ड करने में भी चेंजेस करता है। पहले वो लोगों के साथ कैसे बर्ताव कर रहा था, वह उसमें भी उसका बदलाव आने लगता है बच्चे का, ठीक है। और वो दूसरे लोगों के साथ अलग तरीके से इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का अपना जो है ये सोशल रिलेशनशिप जो है, वो एक तरह का जो सामाजिक रिश्ता अपने माता पिता या घर के अलग फैमिली मेम्बर्स के साथ बना रहा है, उसमें भी उसका बदलाव आएगा, ठीक है। मान लीजिए उसे कोई फैमिली मेम्बर बोलेगा कि लो लो यह सामान पकड़ो, कुछ एक बर्तन देगा, तो वह जाके वह उसके अपनी माता को देगा, वह समझ पा रहा है कि माता किचन में काम कर रही है। तो इस तरह जो है उसमें एक सामाजिक बदलाव भी आता है, किस तरह से किससे कैसे रिश्ता निभाना है, रिश्ते कैसे इंटरेक्ट करना है, वह सब भी वो सीखता है, क्योंकि अब वो भाषा भी सीख पा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि जो है किस तरह से है बच्चे में अब चेंजेस आ रहा है बहुत तरीके का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मैचुरेशनल बेसिस एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन फिजिकल सेंसरी एंड मोटर डेवलपमेंट। कि अब मैच्योर्ड जैसे जैसे बच्चा होते जा रहा है, हाँ, तो उसके साथ साथ उसके पास आसपास का जो पर्यावरण है, सराउंडिंग्स है, वह कैसे उसका शारीरिक और इंद्रियों के विकास और उसके मोटर विकास में मदद कर रहा है, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो भी शारीरिक विकास हो, मोटर विकास हो, या जो सेंसरी इंद्रियों का विकास हो, वो सब जो है एक बहुत ही उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैचुरेशनल बेसिस पे होता है, यानी कि बहुत तरीके से वो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। कहने का मतलब है कि बहुत हद तक वो जो है माता पिता से वो कैसे जीन्स लेके आया है, माता पिता से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बॉडी में गए हैं, उसके हिसाब से उसका शारीरिक विकास और इंद्रियों का विकास होता है, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, शारीरिक फीचर्स जो होते हैं, जैसे कि हाइट हो, बच्चे का वजन हो, या बच्चा देखने में, वो काफ़ी हद तक हेरिडिटी पे डिपेंड करता है कि वह वंशानुगत गुण क्या लेके आया है, अपने माता पिता से क्या जीन्स लेके आया है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा है, देखने में कैसा है, उसका वज़न कैसा है, वो सब डिपेंड करता है। पर आसपास के पर्यावरण का, अपने सराउंडिंग का भी बच्चे के विकास पे असर पड़ता है, ठीक है। अब है कि एक बच्चे और दूसरे बच्चे में अंतर होता है, एक बच्चे का विकास और दूसरे बच्चे के विकास में अंतर होता है, ठीक है। जो है उनके विकास में अंतर होता है, क्यों? क्योंकि एक तो वो जीन्स भी अलग लेके आते हैं, साथ ही साथ उनको अलग अलग एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, इसलिए भी, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि बच्चों को मोटर स्किल पहले आ जाता है, मतलब अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना वह पहले सीख जाता है, उसके बाद वह पढ़ना सीख पाता है, ठीक है। उसके बाद ही वह पढ़ना से अच्छा,
हम लोग ये जानते हैं कि बच्चे की बॉडी में कुछ कुछ मोटर स्किल्स पहले से आ जाता है, जबकि उन बायोलॉजिकली वो तैयार नहीं होते वो मोटर स्किल्स के लिए। जैसे कि बच्चा जैसे ही जन्म कर होता है वो फीड करना सीख जाता है कि कैसे वो दूध पिएगा, है ना। तो जो है ये, जबकि अभी उसका माइंड उसके लिए रेडी नहीं हुआ है, वो बायोलॉजिकली शारीरिक बनावट उसकी इतनी डेवलप नहीं हुई है, पर वह उस चीज़ को पहले से सीख जाता है। यानी कुछ कुछ अपने हाथ पैर को भी थोड़ा थोड़ा हिलाना वह सीखता है, शुरू से ही वह जानता है। तो कुछ कुछ मोटर विकास उसका पहले से हो जाता है, जबकि अभी उसका शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो जो है ये है कि सारे बच्चों में यह मोटर विकास नॉर्मली सेम दिखाई देता है, कि सारे बच्चे जन्म से थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला पाते हैं, कि थोड़ा बहुत जो है वो अपनी आँखों की पुतलियों को हिला पाते हैं। ये सब सारे बच्चों में यूनिवर्सल होता है, एक जैसा दिखाई देता है, ठीक है। अब है कि कोई बच्चे के बॉडी पार्ट्स जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, हाँ, उसका शारीरिक विकास जल्दी हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन का विकास तेज़ी से हो रहा है और किसी दूसरे बच्चे का देर से हो रहा है, तो यह उसके जीन्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसे जीन्स माता पिता से लेके आया है। इसके साथ साथ ही कि बच्चे को हम लोग कितना प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसे हाथ पैर हिलाना सिखा रहे हैं कितना, साथ ही बच्चे को हम किस तरीके का खाना दे रहे हैं, साथ ही उसका पास का एनवायरनमेंट कैसा है। पास के एनवायरनमेंट से मतलब है कि बच्चे को कितना केयर लिया जा रहा है, उसकी कितनी देखभाल की जा रही है, वो सब भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसका मोटर स्किल्स में विकास हो सके। अगर उसको जैसा केयर मिलेगा, जैसे अच्छे से खाना दिया जाएगा, कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, खड़ा होना सीखता है, कोई 1 साल बाद भी खड़ा नहीं हो पाता है, कुछ दिन बाद खड़ा हो पाता है ना। तो जिस तरह के बच्चे को हम लोग ये देते हैं, जैसा केयर हो रहा है उसका, जैसे खाना अच्छे से दिया जा रहा है, उसी हिसाब से बच्चा डेवलप होता है, ठीक है। उसके मसल्स, बोन्स, नर्व्स सब डेवलप होते हैं बच्चे के, जैसा उसका केयर किया जा रहा है। और जैसे जैसे ये सब डेवलप होंगे तो बच्चा जो है मूवमेंट प्रैक्टिस करता है, हाथ पैरों को घुमाना सीखता है, चलना सीखने लगता है। और जब वो ये सब सीख जाता है तो उसका ग्रोथ तेज़ी से होने लगता है। और जो है जैसे जैसे उसका ग्रोथ तेज़ी से होगा, वो जितनी जल्दी चलना फिरना सीख जाएगा, उतनी जल्दी जो है वह जो है उसका इंद्रियों का विकास भी होगा। वह जैसे ज़्यादा गतिविधियाँ करेगा, उसका इंद्रियों का विकास भी होगा, मोटर विकास भी होगा, ठीक है। यानी कि एक बच्चे का हेल्दी विकास हो, अच्छे तरीके से उसका विकास हो पूरा अच्छे तरीके से, उसके लिए ज़रूरत है, उसे प्यार चाहिए, छोटे बच्चे को उसकी देखभाल चाहिए, नर्चरेंस चाहिए, उसको बहुत अच्छे से देखभाल की जा रही है, उसे ऐसे ही छोड़ नहीं दिया जा रहा हो। साथ ही साथ जो है अगर वह अपने हाथ पैर हिला रहा है तो जो केयर टेकर है उसको उसके साथ रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसके साथ इंटरेक्ट करने से बच्चा तेज़ी से बढ़ता है, अच्छा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे किस तरीके का फिज़िकल केयर किसी बच्चे को ज़रूरत होता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं और उनमें बीमारियां भी जल्दी हो जाती हैं, इसलिए उनको बहुत ही अच्छे से देखभाल करना चाहिए। उनकी सुरक्षा करने के लिए उनको अच्छे पोषण की ज़रूरत है, अच्छे खाने की ज़रूरत है, उनका इम्यूनाइजेशन लगातार होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए, मतलब जो भी उनको टीका दिलाना है वो सही तरीके से होना चाहिए। और कैसे बच्चा ग्रो कर रहा है कि नहीं वो भी डॉक्टर से चेकअप लगातार कुछ महीनों में पीरियोडिकली कराना चाहिए, ठीक है। ये सब कराने से ही बच्चे जो हैं अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कि किन कारणों से बच्चे तेज़ी से बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कारण जो है ये फीडिंग कारण है, कि बच्चे को किस तरीके से खिलाया जा रहा है, कि जो है छोटे बच्चों की देखभाल करेंगे तो उनको कैसे फीड किया जाना चाहिए, ठीक है। एक जो बहुत ही तुरंत जन्म लिया हुआ बच्चा है उसे शुरू में बहुत कम अमाउंट में मिल्क चाहिए होता है। क्यों? एक टाइम में वो थोड़ा ही दूध पी पाता है क्योंकि उसका पेट छोटा होता है, और जैसे जैसे वो और अभी उसके जो है निगलने की क्षमता या
जो है डाइजेस्ट करने की क्षमता कम होती है, तो वो थोड़ा थोड़ा मिल्क एक बार में पी पाता है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, अब वो आसानी से निगल सकता है, चूस सकता है, ठीक है। अब उसे ज़्यादा दूध की ज़रूरत है। अब वह जो है पहले जब बच्चा जन्म होता है तो कई बार रात में सोता नहीं है, कितने महीनों तक वो रात में नहीं सोता है, रात में जगा रहता है। पर जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो अब वो रात में भी सोने लगता है, ठीक है। और जो है उसको जो है दिन भर में जो है 5-6 बार उसको फीड कराना पड़ता है, उसे दूध पिलाना पड़ता है। अब जब ये नए बच्चे जन्मे बच्चे की बात है, अब जब बच्चा 4 महीने का हो गया है, ठीक है, तो अब उसको जो है ज़्यादा न्यूट्रिएंट है। 4 महीने का हो गया है बच्चा, तो अब बच्चा जो है जब 4 महीने का एज का हो गया, तो अब बच्चे को जो है सिर्फ दूध से पोषण नहीं मिलेगा, अब उसे और भी पोषक तत्वों की ज़रूरत है। अब उसको दूध के अलावा कुछ और भी खाना देना पड़ेगा। इसका मतलब है दूध के अलावा कुछ और भी खाना जो हम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। बच्चे को अब सप्लीमेंट्री फीडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। जो है हाँ, पर है कि अभी भी वो दूध पीता रहेगा, उसको चाहे माता का दूध या फिर बॉटल का दूध जो भी दिया जा रहा है वो भी कंटिन्यू अभी होगा। पर हाँ, पहले जैसे दिन भर में 8-10 बार देना पड़ रहा था, वो अभी कम जाएगा, कम देना होगा। क्यों? क्योंकि वो अब सप्लीमेंट्री फूड भी खाएगा, बाहर का खाना भी खाएगा। यानी वह जो सप्लीमेंट्री खाना जो हम बच्चे को देते हैं, बाहर का खाना जब देना शुरू करते हैं तो हम लोग को वो लिक्विड से शुरुआत करनी चाहिए, तरल पदार्थ से शुरुआत उसकी करनी चाहिए, ठीक है। बच्चे को हम लोग चाहे तो थोड़ा फलों का रस या फिर सब्जियों का सूप दे सकते हैं, ठीक है। वो कैसे देना है, जो है वो जो भी हम बनाएंगे जूस, उसके साथ जो है थोड़े बॉयल्ड पानी को मिला के उसको थोड़ा डाइल्यूट करना चाहिए। पूरी तरह से प्योर जूस देना ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा बॉयल्ड पानी के साथ डाइल्यूट करना चाहिए। और बच्चे को शुरुआत में एक बार में 1-2 चम्मच ही देना चाहिए, ज़्यादा एक बार में नहीं देता है, क्योंकि बच्चा उतना हजम नहीं कर पाएगा। तो शुरू में एक टाइम में 1-2 चम्मच, फिर दूसरे टाइम में 1-2 चम्मच, ऐसे देना चाहिए। अब वेजिटेबल सूप्स जो है, सब्जियों का सूप कैसे बना सकते हैं, तो वेजिटेबल्स को पानी में बॉईल कर लेंगे, उसमें थोड़ा नमक डालेंगे, फिर उसे छान देंगे और तब बच्चे को देना चाहिए। अगर बच्चे को कोई एक पर्टिकुलर खाना वह स्वीकार नहीं कर रहा है, उससे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे उस पर फोर्स नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और कुछ दिन बाद उसको ट्राई करना चाहिए। धीरे धीरे जो है वो एक डेवलप करेगा, एक टेस्ट डेवलप करेगा अलग अलग खाने के लिए। तो ये है कब, जब 4 महीने का एज है बच्चे का। अब जो है, अब छोटा जो है शिशु, अब वह जो जब तक 6 से 8 महीने का उम्र का हो गया है, तो अब उसको हम लोग सेमी सॉलिड फूड दे सकते हैं, ठीक है। जो खाना ना ही बहुत सॉलिड है, ना ही ज़्यादा ठोस है, ना ही बहुत तरल है, ऐसा तरह का खाना उसको दे सकते हैं। यानी कि ऐसे खाने जो चूर चूर करके उनको दे सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो सॉफ्ट खाने को अभी वो हजम कर पाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। जैसे कि बॉयल करके चूर चूर किए हुए सब्जियां हम उसको दे सकते हैं, या फिर जो है थोड़ा बॉयल करके कुछ फ्रूट्स को हम हल्का सा बॉयल कर दिया और चूर चूर करके बच्चे को दे रहे हैं। हाँ, अब उसको जो है मीट बना के, मीट को पूरी तरह से पीस के वो भी दिया जा सकता है, या फिर मछलियों को, पकी हुई मछलियों को थोड़ा थोड़ा चूर करके बच्चे को दे सकते हैं। या सॉफ्ट बॉइल्ड एग जो है, एग जो सॉफ्ट पूरा बॉइल्ड है, हार्ड नहीं है, वो भी बच्चे को दिया जा सकता है। अभी बच्चे को जो है हम सीरियल्स भी दे सकते हैं, अनाज भी दे सकते हैं, दाल भी दे सकते हैं। किस रूप में? पॉरिज के रूप में, दलिया के रूप में हम उन्हें अनाज दे सकते हैं और दाल दे सकते हैं, ठीक है। और हम लोग उस दलिया में जो है चाहे तो कुछ बॉयल की हुई, चूर की हुई सब्जियों को मिला सकते हैं, या फिर कुछ फ्रूट्स को भी मिला सकते हैं, ताकि दलिया ज़्यादा हेल्दी हो, बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। अब ये बच्चे को जो सप्लीमेंट्री खाना हम लोग दे रहे हैं वो दिन में 3 से 4 बार देना चाहिए, ठीक है। अब और साथ साथ में माता का दूध भी बच्चे को देना है। कब तक? जब तक कि बच्चा 12 से 15 महीने का नहीं हो जाए, मतलब 1.5 साल का जब तक बच्चा ना हो जाए, तब तक जो है उसे माता का दूध भी कंटिन्यू करना चाहिए, साथ में सप्लीमेंट्री फीडिंग भी देना चाहिए। अब जब बच्चे 12 से 15 महीने के हो गए, 1 साल से ऊपर के हो गए, अब है कि उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं।
अब उसको थोड़ा क्रिस्पी खाना हम लोग दे सकते हैं, जैसे बिस्किट दे सकते हैं, रस्क जो होता है सूजी का रस्क वो दे सकते हैं, या पतले पतले गाजर के स्लाइसेस बच्चे को दे सकते हैं। ठीक है, तो उससे जो होगा उसके मसूड़ों का भी एक्सरसाइज होगा। ठीक है, अब जब बच्चा जो है 8 से 12 महीने के बीच का समय जो रहता है, जब वह 1 वर्ष का नहीं हुआ है तो 8 से 12 महीने के बीच में ही उसके पहले 2 दांत निकल आते हैं। ठीक है, और जब वह 1 वर्ष का होता है तो ज़्यादातर बच्चों के 6 से 8 दांत निकल आते हैं। और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब उसको जो है कुछ भी चीज़ों को ऐसे मुंह में रख के उसको निबल करना, तो कुतरना उसे अच्छा लगता है। हाँ, जो भी पूरा परिवार खा रहा हो उसे भी वह पकड़ के कुतरता रहता है। ठीक है, अब बच्चा जो है 1 साल का हो गया तो वो थोड़े ज़्यादा अमाउंट का खाना भी खा सकता है। हाँ, पर अभी भी बच्चे को ज़्यादा मसाले वाला या बहुत छना हुआ खाना, तेल में छना हुआ खाना नहीं देना चाहिए। कुछ कुछ बच्चे को तो सॉलिड फूड बच्चे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, खा लेते हैं कुछ कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे नहीं खाना चाहते, अभी भी वो नरम खाना खाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो ये छोटे शिशु होते हैं वो बहुत एक दूसरे में अंतर होता है छोटे शिशुओं में, कि किसको क्या सप्लीमेंट्री खाना पसंद आ रहा है और किसको क्या नहीं पसंद आ रहा, वो एक शिशु और दूसरे शिशु में अंतर होता है। तो जो केयर गिवर है उसे ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को क्या पसंद आ रहा है उसे वो दिया जाए, और धीरे धीरे उसको नई नई चीज़ें दी जाएं, या जो केयर गिवर है जो उसकी देखभाल करने वाला है उसे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग सप्लीमेंट्री फूड बच्चे को दे रहे हैं तो कुछ कुछ सावधानियां अपने दिमाग में रखनी चाहिए सप्लीमेंट्री फूड देते समय बच्चे को, कि जो है बहुत सारी सावधानियां हैं जिसे हम रख सकते हैं। हाँ, जो भी हम फूड पहली बार बच्चे को खिला रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे को, उसको कम मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि शिशु की आदत नहीं है उस खाने को खाने की। तो शुरू में जो है 1 या 2 चम्मच ही वह खाना वह खाएगा, और जब बॉडी उसके शरीर का सिस्टम उससे एडजस्ट हो जाएगा उसके बॉडी से, तब जो है उस मात्रा को हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। कि 1 मंथ में हम जो है उसको ½ कप देने लगे। शुरू में हम कुछ चम्मच दे रहे थे, जैसे जैसे 1 मंथ हुआ हम उसको ½ कप एक टाइम में देने लगे। अब जो है नए खाने जो है उसको एक बार में एक ही नए खाने से उसको परिचित कराना चाहिए बच्चे को, है ना। कि आज मान लीजिए हमने उसे वेजिटेबल सूप पहली बार दिया है, कुछ दिन ये कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद कुछ फ्रूट्स से इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। उसके कुछ दिन बाद एग्स देना शुरू करेंगे। तो नया फूड को एक एक बार ही इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में हम उसी दिन एक ही टाइम में वेजिटेबल भी खिला दिए, फ्रूट भी खिला दिए, एग भी फर्स्ट टाइम खिला दिए। तो इस तरह बच्चा का बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता है। जब बच्चे उस खाने को स्वीकार कर लिया और एक खाने के प्रति उनका बॉडी एडजस्ट हो गया है, तब जाके दूसरा नया खाना बच्चे को देना चाहिए। जब बच्चे को हम खाना दे रहे हैं तो वो बहुत ही गर्म और बहुत ही ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे रहे हैं, ठीक है, उनको शुरू में जो है उनको उनके छिलकों के साथ नहीं देना चाहिए फ्रूट्स वेजिटेबल को। इसी तरह जो भी अनाज है और दाल है उनको भी पूरा साबुत अनाज और दाल भी नहीं देना चाहिए शुरू में, कि नहीं आप पूरे मक्के का एक दाना ही बच्चे को खिला दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है सब्जियों और फलों के छिलकों में, और ये पूरे होलसम अनाज जो होते हैं, जो साबुत अनाज होते हैं, उनके छिलकों में बहुत फाइबर होता है। तो हो सकता है कि बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए। ठीक है, और जो है अपने हाथ अच्छे से धो के बच्चे को खिलाना चाहिए, बर्तन अच्छे से साफ़ रखने चाहिए बच्चे को खिलाने के लिए। ठीक है, या फिर बच्चे को जो भी आप मिल्क भी जिस बॉटल में दे रहे हो उसको अच्छे से बॉयल करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स जो भी बच्चे को दे रहे हैं, फ्रेश खाना तो देना चाहिए। फ्रूट्स जो दे रहे हैं अच्छी तरह से धोना चाहिए। एक टाइम शेड्यूल भी मेंटेन करना चाहिए कि कब खिलाना है कब नहीं। और बच्चे को कभी भी ज़बरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए अगर बच्चा ना खाना चाहे, क्योंकि वह बच्चा बोल नहीं पाता है कि उससे खाने की इच्छा नहीं है या उसका पेट खराब लग रहा है, पर उसके बॉडी में उसे इच्छा नहीं होती है, तो ज़बरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। भाई कि खिलाते समय एक ऐसा समय होता है कि जो देखभाल करने वाला है वह बच्चे से बात भी कर सकता है अच्छे से। ठीक है, उसी समय वो इंटरेक्ट कर सकता है बच्चे से, वह बच्चे से हंस हंस के उस वक्त बात कर सकता है और खिला के उसे खिला सकता है।
इस तरह जो है जो केयर गिवर और बच्चा उनके बीच में एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। हाँ, तो जो है ये जितना भी फीडिंग टाइम होता है बच्चे का और इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होता है कि पहले हम बच्चे को एक रुमाल लगाएंगे, मुंह धुलाएंगे, वो सब जो है बच्चे के लिए एक खुशी का टाइम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा रो धो के खा रहा हो, उसमें बच्चे को खुशी खुशी खिला खिला के, हाँ, एक प्लेफुल होके खेल खेल के बच्चे को खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब नए बच्चे की देखभाल फीडिंग के समय हमने कैसे की, अब जो है उसी तरह हेल्थ केयर एंड इम्यूनाइजेशन कि उसके हेल्थ का केयर लेना है, साथ ही जो है उसको टीकाकरण उसका ठीक से हो रहा है कि उसके लिए भी देखना पड़ेगा। हमारे देश में ज़्यादातर बच्चे जो हैं अपने जन्म के पहले ही वर्ष में मर जाते हैं। कॉमन कारण क्या होता है, साधारण कारण सब क्या होता है, उन्हें टिटनेस हो जाता है या फिर उनके श्वास की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या फिर उनका हाजमे के सिस्टम में कहीं इन्फेक्शन चला आता है। ठीक है, तो इन सभी को हम रोक सकते हैं कैसे, टीकाकरण करा के, इम्यूनाइजेशन करा के। ठीक है, सारे बच्चों को टीका, छोटे बच्चों को, नवजात शिशुओं को टीकाकरण कराना चाहिए। किस किस के अगेंस्ट में, डिप्थेरिया का, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, मम्स, इन सब का टीका छोटे बच्चों को देना चाहिए। ठीक है, और डॉक्टर्स जो है वो एक कार्ड बना के देते हैं जिसमें लिखा रहता है कि किस उम्र में, कितने एज में बच्चे को कौन सा टीका देना है। ठीक है, तो उस शेड्यूल को अच्छे से देखना चाहिए, उस कार्ड को अच्छे से देखना चाहिए ताकि बच्चों को इन्फेक्शन से बचा सके। ठीक है, जैसे कि जैसे ही बच्चा जन्म होता है उसके 2 दिन के भीतर ही उसे BCG और पोलियोमाइलाइटिस का ओरल ड्रॉप उसके मुंह में दे दिया जाता है। जब वो 1.5 साल का होता है, 1.5 महीने का होता है, 1 और आधे महीने का होता है, तब उसे DPT और पोलियोमाइलाइटिस ओरल ड्रॉप देते हैं। जब वो 2 और आधे महीने का होता है तब फिर से एक बार DPT, पोलियोमाइलाइटिस और ओरल ड्रॉप देना है। जब 3 और आधे महीने का होता है फिर से वही ड्रॉप DPT, पोलियोमाइलाइटिस, ओरल ड्रॉप होगा। और जब वो 9 से 12 महीने का हो जाता है तब उसे मीजल्स का वैक्सीन देना चाहिए। ठीक है, बच्चा जब बीमार होता है तो बच्चे को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, वह ज़्यादा ध्यान चाहता है। तो जहाँ तक हो सके कि जो है बच्चा जब बीमार हो तो भी उसे जो है खाना नहीं रोकना चाहिए। पूरी तरह से खाना नहीं रोकना चाहिए, बच्चे को थोड़ा थोड़ा खाना देना ही चाहिए, पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ही छोटा पूरा शिशु है तब तो जो है उसे माता का दूध तो देते ही जाना चाहिए, भले ही बच्चा बीमार हो तो भी उसे देना चाहिए माता का दूध। और अगर शिशु नहीं है, वह थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसे सप्लीमेंट्री खाना भी देना चाहिए। पर है कि उसे सॉफ्ट खाना देना चाहिए, चूर चूर करके देना चाहिए ताकि वो आसानी से उसे हजम कर सके जब उसकी तबीयत ख़राब हो। ठीक है, जहाँ तक उसके खाने का जो हैबिट है वो नॉर्मल ही रखना चाहिए। हाँ, ऐसे में बच्चे को इच्छा नहीं करती है पर थोड़ा बहुत तो बच्चे को खिलाना ही चाहिए। एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो छोटे बच्चों में होती है और वह जानलेवा भी हो सकती है अगर हम लोग बच्चे का प्रॉपर ध्यान नहीं रखें, और वह होता है डायरिया। ठीक है, घर में थोड़ा सी देखभाल करने से बच्चा बच सकता है, आसानी से देखभाल करने से। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है, बच्चे को लूज़ मोशन होने लगता है जिसके कारण उसके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, सॉल्ट और मिनरल्स की भी कमी हो जाती है उसके बॉडी में। इसी कारण बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की पूरी कमी हो जाती है शरीर में, जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, बच्चे को एक रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देना चाहिए, जो कि घर में ही हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 1 चुटकी नमक डालेंगे, 1 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे, 1 गिलास बॉइल्ड पानी में मिलाएंगे, और वह बच्चे को कुछ रेगुलर इंटरवल में लगातार कुछ देर के बाद उसे थोड़ा 1-1 चम्मच देना चाहिए। तो इस तरह जो है बच्चा स्वस्थ रहेगा और ये डायरिया जो है, दस्त जो है हो रहा है बच्चे को, उसमें उसकी जान नहीं जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ मॉनिटरिंग। यह ध्यान देने के लिए कि बच्चा ठीक तरीके से ग्रो कर रहा है, उसके उम्र के हिसाब से ठीक उसका ग्रोथ हो रहा है, तो उसके ग्रोथ को चेक करना पड़ेगा, उसके विकास को चेक करना पड़ता है समय से समय। ठीक है, और अगर समय से समय उसके विकास के पैटर्न को हम लोग चेक करते रहेंगे तो जो है
कोई ग्रोथ फेलियर नहीं होगा कम उम्र में उसका। मतलब कि अगर हम लोग चेक करते रहेंगे तो हम लोग जान पाएंगे कहाँ कमी रह रही है। डॉक्टर से चेक कराते रहेंगे तो डॉक्टर हमें उसका सही तरीका बताएंगे, आप ये खिलाइए वो खिलाइए, ताकि बच्चा जो है ऐसा नहीं हो कि बच्चे की उम्र बढ़ गई पर बच्चा ग्रो नहीं किया। वो नहीं होना चाहिए, ग्रोथ फेलियर नहीं होना चाहिए। ग्रोथ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, यानी विकास उसका कैसा हो रहा है यह देखते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको अच्छा खाना नहीं मिलता और वह अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, 3 बच्चों में से कोई एक बच्चा हर समय वो ग्रोथ रिटार्डेशन थोड़े उसमें रहता है, मतलब कि वह उसके शरीर का विकास ही ठीक से नहीं रहता है, वो बाकी अपने हम उम्र बच्चों से अपने विकास में पीछे रहता है। ठीक है, ज़्यादातर जो प्रोग्राम छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट करती हैं, ठीक है, तो उसमें जो है बच्चे के ग्रोथ को भी देखा जाता है, यह जानने के लिए कि जिस बच्चे का ग्रोथ ठीक से हो रहा है मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक है, और जिसका ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप लोग के बुक में जो है आपको जो बुक मिलेगा DEC का, उसमें आप देख सकेंगे, उसमें एक ग्राफ भी बनाया हुआ है। ठीक है, उस ग्राफ में जो है एक तरफ जो है किलोग्राम लिखा है, ठीक है, और नीचे जो है उम्र लिखा हुआ है कि पहले साल में धीरे धीरे बढ़ के कितना किलोग्राम बच्चे का होना चाहिए, फिर दूसरे साल में उसका किलोग्राम कितना होना चाहिए। इस तरह का एक ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि 5वें साल में बच्चे का कितना होना चाहिए, ये ग्राफ के थ्रू बताया जा रहा है। अब जो है बहुत सारा तरीका है विकास जानने के लिए कि बच्चे का विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं, वो जानने के लिए बहुत सारा तरीका है। जैसे कि सबसे अच्छा सूचकांक क्या है, वह है बच्चे का वज़न। वो सबसे अच्छे से हमें बताता है कि बच्चे का ग्रोथ ठीक से हुआ है कि नहीं। एक जो पूरा स्वस्थ शिशु होता है वह तेज़ी से वेट गेन करेगा। ठीक है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी बच्चे का वज़न भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे, डॉक्टरों ने ऑब्ज़र्व किया और एक्सपर्ट्स ने ऑब्ज़र्व करके एक रफ़ डेटा बनाया है कि हर महीने में किसी बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए। जैसे जन्म के बाद 1 महीने में कितना होना चाहिए, 2 महीने में कितना, 3 महीने में कितना, इसका डॉक्टर्स ने एक्सपर्ट्स ने एक एस्टिमेट बना के रखा है। ठीक है, मान लीजिए उसे 3 महीने में जो है 6 केजी का होना चाहिए, पर अभी भी वो 4 ही केजी का है। इसका मतलब है कि बच्चा अभी भी बहुत कमज़ोर है, और अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसे इन्फेक्शंस होने का बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है, इसी तरह ज़्यादा वज़न भी होना ख़राब है कि अगर बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है, 3 महीने में ही वो 10 केजी का अगर हो गया है, तो वह भी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो इसी हिसाब पे वेट और एज को, वज़न और उम्र को कंपैरिजन करके एक्सपर्ट लोगों ने एक चार्ट बनाया है। ठीक है, और उस ग्रोथ चार्ट, उसको कहते हैं ग्रोथ चार्ट, एक पेपर पे उन्होंने लिखा है। तो वो ग्रोथ चार्ट करके देख के हम लोग जान पाएंगे कि किसी शिशु का वज़न उस चार्ट के हिसाब से उसकी उम्र में कितना होना चाहिए। ठीक है, आपके जैसे कि आपके बुक में जो ग्रोथ चार्ट दिया है, ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ, ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में बच्चे की उम्र लिखी गई है और वाई एक्सिस में उसका वज़न लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई बच्चे का हेल्थ कैसा है, तो एग्जैक्ट उसका एज हम देखेंगे और उस समय हम देखेंगे कि उस बच्चे का वज़न कितना हो रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर बच्चा 9 महीने का है, ठीक है, तो जो है उस समय हम लोग वाई एक्सिस में उस समय हम बच्चे को वज़न करेंगे, 9 महीने में बच्चे का कितना वज़न हुआ है, और उसको वहाँ पे ग्राफ में वाई एक्सिस में लिख देंगे कि 9 महीने में इतना वज़न हुआ है। ठीक है, वाई एक्सिस में उसको लिख देंगे। मान लीजिए 9 महीने में 7.5 केजी का हुआ है। फिर है कि अब जो है जहाँ पे 7.5 केजी का बच्चा हुआ है, वहाँ पे आप एक्स एक्सिस का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अच्छा, देखिए ये ग्राफ बताने का एक तरीका उन लोगों ने बताया है। ये अभी नहीं हो सकता, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको जो है बोर्ड में ये ड्रॉ करके बताएंगे कि वो किस तरह से वो बता रहे हैं कि ग्राफ
के थ्रू आप कैसे जान पाएंगे कि बच्चों का ग्रोथ ठीक हो रहा है कि नहीं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चाइल्ड मॉनिटरिंग ग्राफ आप लोग को अच्छे से समझाएंगे और तब जो है आपका ये जो है यूनिट 7 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।